बेखौफ कलम, बेबाक अंदाज। अब आपकी आवाज बेअसर न होगी। सच वालों को ये अच्छी लगेगी, झूठ वालों को बात तो चुभेगी। सच तो सच होता है, मीठा या कड़वा नहीं। बेलाग, सपाट, निष्पक्ष, धारदार, हम कहेंगे 100% सच, वो भी डंके की चोट पर। बात तो चुभेगी। खबरें घटती हैं, खबरें गढ़ी नहीं जाती। बंद आंखों से ये पढ़ी नहीं जाती। सबसे पैनी नजर, सबसे असरदार तेवर, सबसे बुलंद आवाज, देश का सबसे अनूठा शो, बात तो चुभेगी। नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सावल और आप देख रहे हैं देश और प्रदेश का सबसे दमदार शो, बात तो चुभेगी। चुनावी मौसम में कई ऐसे शब्द सुनाई पड़ते हैं जिसका किसी भाषा के शब्दकोश में कहीं जिक्र तक नहीं होता। ऐसा एक शब्द है तमंचावादी। सुनने में तो ये एक तंज जैसा लगता है, लेकिन इस वक्त ये यूपी में तीसरे चरण के चुनाव प्रचार का माहौल गरमाने वाला शब्द बन गया है। इसके इस्तेमाल की शुरुआत भाजपा ने अखिलेश यादव पर हमले के लिए की थी। अब अखिलेश इसे जमकर भुना रहे हैं। वो अपनी सभाओं में पूछ रहे हैं कि अगर मैं तमंचावादी हूं तो फिर पता करो इसका लाइसेंस किसके नाम से। इसके बाद उनके बयानों की चुभन और तेज हो जाती है। ऐसे ही बयानों से यूपी का सर्द माहौल हर दिन गर्माता जा रहा है। पहले गर्मी निकालने वाले बयान सुनाई दे रहे थे, तो अब भाप निकलने की बातें की जा रही है। दरअसल ऐसे बयानों का इस्तेमाल राजनेता अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए करते हैं, लेकिन इसका असर दूर तक दिखाई देता है। आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि गर्मी निकालने की बात करने वाले अब भाप हो गए और वोटिंग के दिन धुआं हो जाएंगे। दरअसल इस भाप और धुएं वाला बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह के तीखे हमले का पर्वतवार है। आज तीसरे दौर की रणभूमि में गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने तूफानी प्रचार किया। खास बात यह थी कि आज का सबसे बड़ा प्रचार सेंटर कानपुर रहा, जहां अमित शाह ने 2 इलाकों में रोड शो किया। इस बीच उन्होंने बार बार दोहराया कि अब तक की वोटिंग से साफ है कि सपा का सफाया हो रहा है। इस तूफानी प्रचार ने अब अगले 5 दौर के चुनाव को लेकर सबसे दिलचस्पी बढ़ा दी है। आज मैं आपको तेजी से माहौल गरमाने वाले बयानों की पीछे की रणनीति समझाऊंगा और साथ ही करूंगा विश्लेषण पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अवध और बुंदेलखंड की उन सीटों का जहां तीसरे दौर में होने वाला है महासंग्राम। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। तीसरे दौर की तूफानी जंग में तमाम दलों के नेता जिस तरह पसीना बहा रहे हैं, उससे एक एक सीट के लिए मुकाबला कांटे का बनता जा रहा है। भाजपा की कोशिश इस दौर में उन सीटों पर भी अपना परचम लहराने की है जहां पिछली बार वो चूक गई। तो सपा कह रही है कि इस बार भाजपा की गोटी नहीं चलेगी। इस बार पलटवार की गर्माहट को जुबानी जंग के बीच आ रहे बयानों से मापा जा सकता है, जिस पर आज पूरे दिन सबकी नजरें टिकी रही। एक तरफ अमित शाह गरज रहे थे तो दूसरी तरफ अखिलेश, तो सीएम योगी से लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा भी मैदान में तूफानी प्रचार कर रहे थे। जिंदाबाद जिंदाबाद। तीसरे दौर की जंग में मंच से सड़क तक संग्राम।
आर पार के लिए सज गया मैदान। उत्तर प्रदेश में पहले और दूसरे चरण का चुनाव समाप्त हुआ है। इसका परिणाम जानना चाहते हो क्या? जोर से बोलो, जानना चाहते हो क्या? अरे समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है। गर्मी, धुआं, भाप, अजब चुनाव का गजब ताप। ये जो गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं, जो भाप हो गए हैं और वोट पड़ेगा उस दिन धुआं हो जाएंगे। शाह की 300 पार वाली हुंकार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नींव डालने का काम पश्चिम के दोनों चरणों ने किया है और मैनपुरी वालों ने उस पर 300 पार का महल बनाना है, महल बनाना। अखिलेश का अग्नि वर्षा वाला प्रहार। और जो कभी कभी धुआं उड़ाते थे वो धुआं हो गए हैं, और जो गर्मी निकालने वाले हैं उनको कल देखा कि नहीं देखा टीवी पे सुबह, उनकी भाप अपने आप निकल गई। चुनावी मैदान में होली वाला ऑफर। 10 को भाजपा सरकार बना दो, 20 को मोदी योगी सरकार आपके घर में गैस का सिलेंडर भेज देगी। यूपी के दंगल में फ्री तेल घी वाला मंगल। हम अपने गरीबों को राशन देंगे, राशन के साथ साथ अगर हमें सरसों का तेल देना पड़ा खाना बनाने के लिए तो वो भी देंगे, साल में सिलेंडर 2 देंगे, और अपने गरीबों का स्वास्थ्य बेहतर हो जाए तो 1 किलो घी भी उनको देने का काम समाजवादी सरकार में राशन में होगा। आजम खान को बताया तुर्रम खान, जेल बनाम बेल का जिक्र। ये आजम खान करके बड़े तुर्रम खान हुआ करते थे ना, होते थे या नहीं होते थे? मेरा जोर से बोलो, होते थे या नहीं होते थे? कहाँ है? कहाँ है? ये अतीक अहमद कहाँ है? ये मुख्तार अंसारी कहाँ है? अखिलेश जी आए तो जेल में रहेंगे क्या? समाजवादी बनाम तमंचावादी, अखिलेश का चुभता हुआ तंज। कहते हैं कि तमंचावादियों ने कारखाने लगाए थे तमंचे के। बताओ हमारे मंच में कोई तमंचावादी दिखाई देता हो तो बता दो। और तमंचे का लाइसेंस देख लेना किनके पास है। हम पे तो कोई लाइसेंस नहीं है, हम पे तो कोई लाइसेंस नहीं है। अगर किसी पर है तमंचा तो आप जानते होंगे किन पर है तमंचा। सीएम योगी की हुंकार, धूम धड़ाके के साथ बनाएंगे सरकार। भारतीय जनता पार्टी धूम धड़ाके के साथ सरकार बना रही है। अखिलेश का पलटवार, इस बार जीतेंगे धुआंधार। ये भरा हुआ मैदान जन सैलाब बता रहा है कि समाजवादी पार्टी के सभी प्रत्याशी इस बार जीत करके जा रहे हैं। सर्दी में गर्मी जैसा एहसास, यूपी की चुनावी भापशाला। बात तो चुभेगी। वहीं कानपुर के किले को भेदने के लिए इस वक्त भाजपा और सपा में जबरदस्त जंग छिड़ी है। अमित शाह जिस तरह आज कानपुर की सड़कों पर उतरे उससे साफ हो गया है कि भाजपा के सबसे बड़े रणनीतिकार विरोधियों को आर पार की चुनौती दे रहे हैं। अमित शाह ने हर जगह समर्थकों से कहा कि इस बार 300 पार का लक्ष्य हर हाल में हासिल होगा। तो अखिलेश बार बार यही कहते सुनाई पड़े कि अब भाजपा की उम्मीदें जीरो पर आकर ठहर जाने वाली है। कानपुर में गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो की ये तस्वीरें
यूपी चुनाव के तीसरे दौर की तपिश का साफ एहसास करा रही हैं। कानपुर नगर के सीसामऊ और आर्यनगर में भाजपा के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार जब सड़कों पर निकले तो भाजपा कार्यकर्ताओं का जोश आसमान पर दिखा। अमित शाह औरैया के दिव्यापुर और मैनपुरी में 2 चुनावी सभाओं के बाद यहां पहुंचे थे। उन्होंने कानपुर की उन 2 विधानसभा क्षेत्रों में अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया जहां 2017 में भाजपा चुनावी चक्र में भेद नहीं पाई थी। सीसामऊ और आर्यनगर सीट पर इस वक्त समाजवादी पार्टी का कब्जा है और इसे भाजपा की झोली में डालने के लिए खुद अमित शाह सड़कों पर उतर आए। हम रथ पर देख सकते हैं कि कानपुर के सांसद सतदेव पचौरी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और एमएलसी सलीम बिश्नोई है। सलीम बिश्नोई का ये क्षेत्र है और यहाँ से वो प्रत्याशी हैं और कार्यकर्ता जो हैं वो उत्साह से झूम रहे हैं। कुछ कार्यकर्ताओं से बातचीत कर लेते हैं। मैडम, आज अमित शाह यहाँ पर हैं, किस तरह से जोश और खरोश में आप लोग करेंगे? आप देख सकते हैं पूरा माहौल आपको भगवा दिख रहा है और आपको उसका जोश जो युवा में और बड़े बूढ़े बुजुर्ग युवा बच्चे सब यहाँ हैं। तीसरे दौर में 16 जिलों की 59 सीटों पर महासंग्राम होना है। इसके लिए 18 फरवरी की शाम तक प्रचार चलेगा, लेकिन माहौल ऐसा लग रहा है जैसे आर पार का ये आखिरी पल हो। अरे मुफ्त अनाज छोड़िए, 2 रुपया किलो चावल और गेहूं जो मोदी जी भेजते थे वो भी अखिलेश बाबू नेपाल में बेच लेते थे। नेपाल में तीसरे दौर में पश्चिमी यूपी की 19 सीटें, अवध की 27 और बुंदेलखंड की 13 सीटों पर वोटिंग होनी है। वक्त कम है और तमाम इलाकों तक पहुंचना है। इसके लिए तमाम सियासी दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी है। सबसे ज्यादा सभाएं सीएम योगी आदित्यनाथ ने की। उन्होंने फिरोजाबाद जिले की फिरोजाबाद, टुंडला, सिरसागंज और जसराना सीटों के लिए प्रचार किया तो कासगंज में कासगंज और अमापुर में सभा की। सीएम योगी ने कन्नौज के छिबरामऊ के साथ ही लखनऊ के बख्शी का तालाब विधानसभा क्षेत्र में भी सभाएं की। हर सभा में उनके निशाने पर अखिलेश यादव थे। सीएम योगी ने इस दौरान शिवपाल यादव का भी जिक्र कर डाला। संकट आता है तो ये सिपाही खानदान जो महाभारत के सभी रिश्तों को पाला हुआ है, क्या कहीं दिखाई देता है क्या? इनका तो नारा है कि सबका साथ लेकिन सिपाही खानदान का ही विकास, बाकी इसके बाहर किसी का विकास नहीं करते। कभी आपने मुलायम सिंह जी को देखा होगा, उनके साथ में शिवपाल यादव सदैव उनके साथ में खड़े रहते थे, लेकिन आज उस शिवपाल यादव जो प्रदेश का नेता था, उस बेचारी की क्या दुर्गति कर दी है, क्या दुर्गति कर दी है। समाजवादी पार्टी ने भी अगले दौर के चुनाव के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। अखिलेश यादव ने तीसरे चरण के लिए कानपुर और चौथे चरण के लिए उन्नाव, रायबरेली और फतेहपुर में चुनाव प्रचार किया। अखिलेश ने योगी सरकार पर चुभते हुए हमले किए और जो 25,000 इनामी माफिया, उसके लिए बताओ जौनपुर में पुलिस कप्तान पिच बनवा करके क्रिकेट खिलवा रहे थे कि नहीं खिलवा रहे थे? ये हमारे मुख्यमंत्री की गलती नहीं है। ये जो कानून व्यवस्था इस तरीके से हो गई, ये उनकी गलती नहीं है। जब सुबह उठ करके वो शीशा देखते हैं और उसके बाद पूरे दिन वही चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश अखिलेश ने किसानों और गरीबों के मुद्दे भी उठाए और भाजपा से किसानों की आमदनी दोगुनी करने का हिसाब मांगा। कि ये बीजेपी वाले आए थे, कह गए थे हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। किसान भाइयों, बताओ कौन सी पैदावार की आपको कीमत मिल गई? किसी फसल की आपकी आय दोगुनी हुई हो तो बताओ। अगर धान पैदा किया होगा तो धान की लूट हुई कि नहीं हुई? कि यही कह रहे थे कि हवाई चप्पल में चलने वालों को हवाई जहाज पे बैठाएंगे
और डीजल पेट्रोल की कीमत कहां पहुंच गई? पेट्रोल 100 के पार हो गया कि नहीं? ये दोबारा सरकार में आ गए तो देख लेना, पेट्रोल 200 रुपए लीटर बिकेगा, 200 रुपए लीटर। हर दौर के साथ जिस तरह चुनावी मैदान का तापमान बढ़ रहा है, उससे सर्दी में गर्मी का साफ एहसास हो रहा है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो कानपुर में आज अमित शाह थे, तो यहां अखिलेश यादव ने भी प्रचार किया। इससे समझा जा सकता है कि दूसरे दौर की जंग का कानपुर कितना बड़ा सेंटर है, यानी जो तीसरा दौर है उस जंग का कानपुर कितना बड़ा सेंटर है। अब आपको सबसे पहले पूरे कानपुर मंडल का समीकरण बता देते हैं, जिसके तहत कुल 27 विधानसभा सीटें आती हैं अगर कानपुर मंडल की हम बात करें तो। जी हां, देखिए कैसे महाटक्कर है। कुल 27 सीटें हैं कानपुर मंडल के 6 जिलों में, यानी कानपुर मंडल जो है उसमें 6 जिले आते हैं कानपुर कमिश्नरी में, और 27 सीटें यहां पर विधानसभा की हैं। 2017 से पहले ग्रामीण इलाके में सपा बसपा मजबूत थी। 2012 में भाजपा ने 27 में से सिर्फ 5 सीटें जीती थी, और 2017 में भाजपा ने 22 सीट जीती। आप देखिए कितने बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी ने छलांग लगाई। 2017 में सपा ने 4, कांग्रेस ने 1 सीट जीती, और रैया, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात में भाजपा का क्लीन स्वीप था। कानपुर नगर में 7 पर भाजपा, 2 पर सपा, 1 पर कांग्रेस जीती। इसके अलावा इटावा में जसवंत नगर के अलावा बाकी 2 सीट पर भाजपा जीती। कन्नौज की 3 में से 2 सीट पर भाजपा जीती। इस तरह की स्थिति पूरे कानपुर मंडल की इन 27 सीटों की थी। 2017 में भाजपा ने कानपुर में 10 में से 7 सीट जीती थी। इस बार भाजपा की कैसी रणनीति है, अब जरा उसको भी समझ लिया जाए। कानपुर में भाजपा की रणनीति को समझिए। सीसामऊ और आर्यनगर सीट पर बड़ी रणनीति है। पिछली बार हारे हुए नेताओं की सीट बदली। सलिल बिश्नोई आर्यनगर की जगह सीसामऊ से प्रत्याशी हैं। सुरेश अवस्थी सीसामऊ की जगह आर्यनगर से प्रत्याशी हैं। इन्हीं 2 सीटों पर भाजपा का सबसे ज्यादा जोर है। शहरी इलाके में किसी विधायक का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने कानपुर में नहीं काटा है। कल्याणपुर और बिठूर में फिर विधायकों को मौका दिया गया है, यानी अब बिठूर की अगर बात करें तो अभिजीत सांगा को बीजेपी ने फिर से मौका दिया। गोविंद नगर, किदवाई नगर से विधायकों को ही टिकट दिया गया है। इसके अलावा महाराजपुर से सतीश महाना फिर चुनावी मैदान में है, तो कैंट सीट से हारने वाले रघुनंदन भदौरिया को फिर से मौका दिया गया है। बिल्हौर से मोहित सोनकर को प्रत्याशी बनाया गया है। बिल्हौर के विधायक भगवती सागर सपा में चले गए। घाटमपुर सीट पर अपना दल एस को यह सीट दी गई है। घाटमपुर में 2017 में कमला रानी वरुण जीती थी। कोरोना के चलते कमला रानी वरुण का निधन हुआ। उपचुनाव में घाटमपुर से उपेंद्र पासवान चुनाव जीते थे। उपेंद्र पासवान का इस बार टिकट कट गया है और ये सीट दे दी गई है अपना दल एस को। आज अमित शाह के अलावा अखिलेश यादव भी कानपुर में गरजे। अखिलेश यादव ने कानपुर जीतने के लिए कैसी रणनीति बनाई वो भी आपको बता देते हैं। कानपुर में अखिलेश की रणनीति को समझिए। 2017 में जीते हुए दोनों विधायकों को टिकट दिया। सीसामऊ से इरफान सोलंकी, आर्यनगर से अमिताभ वाजपेयी, इनको टिकट दिया गया। घाटमपुर से भाजपा छोड़कर आए भगवती सागर को उतारा है। बिठूर से पूर्व विधायक मुनिंद्र शुक्ला को टिकट दिया गया है। 2017 में चुनाव हारे थे। कल्याणपुर से पूर्व विधायक सतीश निगम को टिकट दिया गया है। 2017 में चुनाव हारे थे। कानपुर कैंट से हसन रूमी को टिकट दिया गया है। पिछले 2 चुनाव हारे हैं। 4 सीटों पर नए चेहरे उतारे। किदवई नगर से अभिमन्यु गुप्ता, गोविंद नगर से विकास यादव, बिल्हौर से रचना सिंह, महाराजगंज से फतेह बहादुर सिंह को टिकट दिया समाजवादी पार्टी। अब आपको आर्यनगर सीट का सियासी इतिहास बता देते हैं, जहां पर भाजपा जीत की पूरी ताकत लगा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी यहां पर आज प्रचार किया, रोड शो किया। सपा के गढ़ के तौर पर पहचान है। यही वजह है कि आज अमित शाह आर्यनगर में खास तौर पर रोड शो करने पहुंचे। पिछले 5 चुनाव में 4 बार समाजवादी पार्टी सीट से जीती है। 2017 में सपा के अभिजीत वाजपेयी की यहां से जीत हुई थी, अमिताभ वाजपेयी, और 2012 में भाजपा के सलिल बिश्नोई यहां से जीते। 2007 में सपा के इरफान सोलंकी यहां से जीते थे। इरफान सोलंकी के पिता 2 बार यहीं से चुनाव जीते हैं। 1993 के बाद से बसपा यहां कभी चुनाव नहीं जीत पाई। आर्यनगर सीट पर पिछली बार भाजपा चूक गई थी।
वहां स्थिति क्या बनी थी वो भी मैं आपको समझा देता हूं। आर्यनगर सीट पर 2017 के नतीजों की अगर बात करें तो सपा के अमिताभ वाजपेयी की यहां पर जीत हुई थी। भाजपा के मौजूदा विधायक सलिल बिश्नोई यहां पर चुनाव हारे। मोदी लहर में सलिल बिश्नोई को की 5000 वोट से हार हुई थी। बसपा प्रत्याशी को सिर्फ 6000 वोट मिले। सपा से गठबंधन के बावजूद कांग्रेस ने यहां पर प्रत्याशी उतारा था। कांग्रेस प्रत्याशी को 1600 से कम वोट मिले। एआईएमआईएम प्रत्याशी को 1500 से ज्यादा वोट मिले थे। अगर इस सीट की बात की जाए आर्यनगर की, आर्यनगर विधानसभा क्षेत्र में कई बड़े बाजार हैं। यहां का जातीय समीकरण क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। आर्यनगर का जातीय समीकरण व्यापारियों का गढ़ है। करीब 72,000 वैश्य वोटर हैं। मुस्लिम वोटर 70,000 के ऊपर है। अनुसूचित जाति के वोटर 60,000 हैं और इन्हीं वोटर्स पर नजर है भारतीय जनता पार्टी की। 35,000 से ज्यादा ब्राह्मण वोटर हैं। ओबीसी वर्ग के करीब 25,000 वोटर हैं जो कि निर्णायक भूमिका निभाते हैं। आर्यनगर सीट को इसलिए हमने आपको इतने विस्तार में बताया क्योंकि आज गृह मंत्री अमित शाह खुद यहां पर चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे और रोड शो भी उन्होंने किया। अमित शाह ने आर्यनगर के अलावा सीसामऊ सीट पर भी चुनाव प्रचार किया। इस सीट का सियासी इतिहास कैसा रहा वो आपको बता देते हैं क्योंकि खास तौर पर देखिए गृह मंत्री अमित शाह ने आर्यनगर और सीसामऊ 2 सीटों को चुना जहां पर रोड शो किया। यानी बीजेपी की रणनीति साफ है कि कानपुर की जिन 2 सीटों पर पिछली बार हार हुई थी इस बार उन दोनों सीटों को भी जीतना है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि दूसरे चरण की बात करें और तीसरे चरण की बात करें तो तीसरे चरण में बड़ी लीड लेने की कोशिश बीजेपी कर रही है। पिछले 4 चुनाव में भाजपा यहां पर कभी नहीं जीती है। सीसामऊ की बात करें पिछले 4 चुनाव में 2 बार कांग्रेस 2 बार सपा जीती। सपा के चर्चित विधायक इरफान सोलंकी किसी सीट से विधायक है। 1991 से 1996 तक लगातार 3 बार भाजपा जीती थी। बसपा का आज तक यहां पर खाता नहीं खुला है। सीसामऊ सीट 2017 में भी सपा के खाते में गई थी। यहां पिछले चुनाव में नतीजे कैसे रहे थे जल्दी से मैं आपको वो भी बता दूं। सीसामऊ सीट पर 2017 की अगर बात करें सपा और भाजपा में कांटे की टक्कर थी। इरफान सोलंकी करीब 6000 वोट से जीते। 2012 के मुकाबले इरफान की जीत का अंतर बहुत घटा है। बसपा प्रत्याशी को 12,000 से भी कम वोट मिले। सपा से गठबंधन के चलते कांग्रेस ने प्रत्याशी यहां पर नहीं उतारा था। यह सीसामऊ की स्थिति है। सीसामऊ से सपा विधायक इरफान सोलंकी यहां से अपनी जीत पक्की मान रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह सीट का मुस्लिम फैक्टर है। सीसामऊ सीट का जातीय समीकरण भी जल्दी से आपको समझा देता हूं जहां पर आज अमित शाह ने रोड शो किया। दलित और मुस्लिम वोटर सबसे महत्वपूर्ण इस सीट पर है। करीब 80,000 दलित और 70,000 मुस्लिम वोटर हैं। ब्राह्मण वोटर 50,000 के करीब। पंजाबी सिंधी वर्ग के वोटर 15,000 से ज्यादा। वैश्य वोटर 12,000 से ज्यादा इस सीट पर हैं और बीजेपी की इस बार की रणनीति यही है कि जो दलित वोटर्स हैं उनका विभाजन हो और बीजेपी वहां पर लीड ले। इस रणनीति के साथ आज अमित शाह ने वहां पर रोड शो किया। तो बहरहाल ये तो बात हुई कानपुर की उन 2 सीटों की जहां पर अमित शाह ने आज रोड शो किया। अब आगे बढ़ते हैं। यूपी विधानसभा का चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ और अवध बुंदेलखंड के रास्ते बहुत जल्द पूर्वांचल तक पहुंचने वाला है। पूर्वांचल में भाजपा और सपा दोनों की अपनी अपनी तैयारी है। दोनों के पास छोटे छोटे दलों का समर्थन है। इस बीच सपा के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगा दिए। कल जब उनके बेटे अरविंद राजभर वाराणसी की शिवपुर सीट से नामांकन भरने पहुंचे तो ओपी राजभर भी वहां मौजूद थे। कलेक्ट्रेट में वकीलों ने ओपी राजभर का विरोध किया। राजभर ने आरोप लगाया कि उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। योगी जी हमारी हत्या कराना चाहते हैं। योगी जी हमारी हत्या कराना चाहते हैं। पूर्वांचल में चुनाव से पहले राजभर के गंभीर आरोप। योगी जी हमारी हत्या कराना चाहते हैं। वाराणसी की कचहरी में हंगामे का सियासी कनेक्शन। काशी की कचहरी में हुआ विवाद पूर्वांचल की राजनीति में गर्मी पैदा करने लगा है। सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर आरोप लगा रहे हैं कि उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। जिन वकीलों ने उनके साथ बदसलूकी की थी उनका संबंध राजभर ने भाजपा से जोड़ा है। जो लड़ाई हम वंचित पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की लड़ रहे हैं, चाहे वो एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा की बात हो, चाहे गरीबों के फ्री इलाज की बात हो, चाहे जातिवार जनगणना को हो, चाहे
उत्तर प्रदेश में योगी मोदी जी के ललका सांड से निजात दिलाने की बात हो, इससे घबरा करके योगी जी हमारी हत्या कराना चाहते हैं। राजभर ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए तो सपा के दूसरे नेताओं ने भी हमले शुरू कर दिए। स्वामी प्रसाद मौर्य इसे भाजपा की बौखलाहट बता रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी पराजय को भांपकर आज बौखलाई हुई है। इस बौखलाहट में ये किसी पर भी हमला करा सकती है। ओपी राजभर पहले भाजपा के साथ थे और अब समाजवादी पार्टी के साथ। राजभर अपने बयानों के चलते ही सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने हैरान करने वाला बयान दे दिया है। हालांकि भाजपा उनके इस बयान को राजनीतिक ही बता रही है। मेरे कार्यकर्ता इतना सरल सज्जन चींटी नहीं मार पाते। हम लोग ईमानदारी से राजनीति की सेवा करते हैं कार्यकर्ता, और हम लोग केवल गरीबों की सेवा करने के लिए आए। भाई, ये सपा बसपा कांग्रेस का काम है। हम लोग तो गरीबों की सेवा करने आए और गरीबों का कल्याण करने आए हैं। आरोप प्रत्यारोप को अगर छोड़ दिया जाए तो वाराणसी वो जिला है जहां से ओम प्रकाश राजभर ने अपने सियासी सफर की शुरुआत की थी। अब इसी जिले की शिवपुर विधानसभा सीट से उनके बेटे भी राजनीति में कदम रख रहे हैं, जहां 7वें चरण में चुनाव होना है। दरअसल पूर्वांचल में वोट वाली लड़ाई 5वें चरण से शुरू होगी और इस बात में कोई दो राय नहीं कि जिसने भी पूर्वांचल का दिल जीता, लखनऊ पर वही राज करेगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो वाराणसी की जिस शिवपुर सीट से ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से मंत्री अनिल राजभर विधायक हैं। शिवपुर सीट पर 2017 में क्या नतीजे आए थे वो भी जल्दी से आपको बता देते हैं। जी हां, शिवपुर में 2017 के नतीजों पर अगर नजर डाले जाए तो वाराणसी की शिवपुर सीट है। भाजपा का भाजपा के साथ गठबंधन था। भाजपा के अनिल राजभर को 1,10,000 वोट मिले। सपा के गुड्डू यादव दूसरे नंबर पर रहे, 56,000 वोट मिले। बसपा के वीरेंद्र सिंह तीसरे नंबर पर है, 46,000 वोट मिले। निषाद पार्टी के प्रत्याशी को सिर्फ 3,000 वोट यहां से मिले थे। तो 2017 में बीजेपी ने इस तरह से यहां पर जीत हासिल की थी। ओम प्रकाश राजभर पिछली बार भाजपा के साथ गठबंधन में थे और भाजपा प्रत्याशी की यहां से जीत हुई थी। यहां का जातीय समीकरण क्या कहता है वो भी जल्दी से समझना जरूरी है, क्योंकि इसी आधार पर ओम प्रकाश राजभर अपनी जीत का, अपने बेटे की जीत का दावा कर रहे हैं वाराणसी की शिवपुर सीट से। देखिए, 70,000 यादव वोटर और 50,000 यहां पर राजभर वोटर है। पटेल वोटर की बात करें तो 30,000, सवर्ण वोटर की बात करें 25,000, पाल वोटर्स की बात करें 18,000, लोहार वोटर्स की बात करें 15,000। यही वो जातीय ताना बाना है जिसकी वजह से ओम प्रकाश राजभर यहां पर ताल ठोक रहे हैं अपने बेटे की। और अब बात उस खबर की जो लखीमपुर खीरी से जुड़ी है। लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को आज जमानत पर रिहा कर दिया गया। 4 महीने बाद वो जब जेल से बाहर आए तो पूरी कोशिश कैमरे से बचने की थी। आशीष मिश्रा मोनू केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे हैं, इसलिए इस पर सियासत गर्म है। सपा गठबंधन ने इस चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाया तो किसान नेता राकेश टिकैत के तेवर आक्रामक दिखे हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब आशीष मिश्रा की रिहाई हुई जेल से। ये उस वक्त की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस का कड़ा पहरा था और दूसरे गेट से उनको बाहर निकाला गया। तो ये तस्वीरें उस वक्त की हैं, लेकिन सवाल यह है कि जो किसान हैं, किसान परिवार हैं और खासतौर पर राकेश टिकैत साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। राकेश टिकैत साहब, आपका पहला रिएक्शन, आशीष मिश्रा को तो वो तो जमानत पर रिहा हो गया, लेकिन अब इस पर आपका क्या कहना? अब आगे क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि आपने बात कही है और आपने लगातार उन तमाम जो किसान हैं, जो पीड़ित परिवार हैं, उनके लिए आपने उस वक्त भी बात की थी सरकार से और लंबा संघर्ष आपने किया। राकेश टिकैत साहब, देखो, ये दुखद चीजें हैं कि देश हमारा कहां जा रहा है। क्या देश में इस तरह का कोई घटना घटी? पहले पूरा देश और पूरी दुनिया ने देखा और 3 महीने में वो बाहर आ जाता है, 3-4 महीने। ये तो देश की जनता को समझना भाई जी। और हम पूर्ण रूप से बड़ी अदालत में हम जाएंगे
वहां पे अपना पक्ष रखेंगे जी, अपनी बात रखेंगे वहां पे। बिल्कुल ठीक बात। राकेश टिकैत साहब, आपकी बात उन परिवारों से हुई, पीड़ित परिवारों से? जमानत होने के बाद आशीष मिश्रा की जब जमानत हुई, क्या उसके बाद आपकी बात हुई या उन परिवारों ने आपसे संपर्क साधा? उनसे बहुत नहीं, परिवार के लोग, हम लखीमपुर में थे आज जी, और परिवार के लोग लखीमपुर में आए थे, वहां पे वे मिले थे, वे गुस्सा हम पे थे कि ये इस तरह से कैसे हो रहा है। उनकी जांच है, जब भाई अगवा मान रखा है उन्होंने तो उनका गुस्सा करने का अधिकार भी है हमारे पे ही जी। हमने कहा भाई हमारी जिम्मेदारी थी, हम नाकामयाब इसमें रहे और सरकारें हावी रही, तो यही है, हम जाएंगे, बड़ी अदालत में जाएंगे जी। तो इस पूरे मसले पर जिस तरह से अगर अभी तक जो स्थिति रही, तो आपको क्या लगता है कि सही तरीके से पक्ष नहीं रखा गया इस पूरे मामले में? देखो, पक्षपात होता है, बात नहीं सुनी गई। जजमेंट देखोगे तो बात, हमारा जो वकील थे जब पक्ष अपना रख रहे हैं तो ऑनलाइन बहस में नेट की प्रॉब्लम आती है जी। आमने सामने हो जाए तो दो बात आदमी कह सकता है जाते, भाई नेट की प्रॉब्लम आती है, 2 साल बाद में राज्यसभाएं भी हैं, चुनाव भी लड़ने पड़ जा, तो बहुत सी चीजें आती है जी। तो राकेश टिकैत साहब, बिल्कुल एक तरफ उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, पूरा चुनावी माहौल में इस वक्त हमारा प्रदेश है। आप लगातार जिस तरह से लखीमपुर खीरी आप आज गए थे, आप बता रहे हैं, और अब शायद वापसी के रास्ते में आप हैं इस वक्त, तो क्या माहौल आपको उत्तर प्रदेश में लग रहा है टिकैत साहब? जी, देखो, जनता बोल नहीं रही, जनता दहशत में है, लेकिन करंट जरूर है जनता में जी। और सत्ता पक्ष का ये कहना कि हमको सत्ता छोड़ दी नहीं जी, क्योंकि ये तो बहुत उससे कहते हैं कि सत्ता हमको छोड़ दी नहीं अब, क्योंकि सत्ता के जितने संसाधन थे उनका सबका इस्तेमाल करेंगे जी। कोई देश में लोकतांत्रिक प्रणाली अब बची नहीं, देश में कोई संस्थान नहीं बचे अब जिस पर उन्हें कब्जा ना कर लिया हो, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ कोर्ट कचहरी, चुनाव और ये इनका कोई मतलब अब देश में नहीं रहा। देश में नया एक कोरिया ये कंट्री बनने जा रहा है और दुनिया का तानाशाह हिंदुस्तान में लगता है कि यहाँ पे एक सेकंड किंग जोंग हिंदुस्तान में पैदा हो। देश तो उस तरफ जा रहा, क्योंकि जो बोल लगा उसके खिलाफ पर्चे दर्ज होंगे। भैया तो पर्चे से मान जा या भाई राज्यसभा से मान जा, मानना तो पड़ेगा। 2 रास्ते हैं मानने के, या तो पर्चे से, या तो जेल में चले जाए या हाउस में बैठ ले। नहीं, अच्छा राकेश टिकैत साहब, एक बात मुझे ये बताइए, उससे आदमी को मानना पड़ रहा भाई जी। राकेश टिकैत साहब, ये बताइए, देखिए लोकतंत्र में जब चुनाव है, और जाहिर सी बात है चुनाव ऐसा वक्त होता है जब जनता को ही फैसला करना है, उस वक्त कोई किसी पर कोई बात नहीं थोप सकता। माहौल जो मर्जी, चाहे पक्ष की बात हो विपक्ष की बात हो जी। अच्छा, आप बहुत ज्ञानी आदमी भाई, आप कहाँ थे इतने दिन तक? देखिए टिकैत साहब, मिले ही नहीं। हाँ, आप भी तो आप जैसे आदमी की भी तलाश थी। हाँ, तो आप मिल लीजिए, आइए दिल्ली, आइए स्टूडियो में मेरे साथ, किस दिन मिल लीजिएगा, सारा ज्ञान आपको दे देंगे। आ जाइएगा दिल्ली स्टूडियो। हाँ बिल्कुल, आपको हम आपके घर आ जाएंगे टिकैत साहब, क्योंकि आपका घर तो सबका है, हमारा भी है, क्योंकि वो महेंद्र सिंह टिकैत जी का घर है, सब लोग वहाँ पर जाते हैं। पत्रकारों का घर, हाँ, तो चलिए, हो सकता है हम ही आपको कुछ ज्ञान देते हैं वहाँ पे। जो पत्रकार का घर है वो सबका घर है जी। हाँ, ज्ञान ये है कि जो जिला पंचायत में हुआ है ना, जिला पंचायत में मेंबर इनके 2 जीतते, जिला पंचायत अध्यक्ष इनका बना जी। तो अब वोट के कोई मायने नहीं रहे जाते। टिकैत साहब, डायरेक्ट वोटिंग और इनडायरेक्ट वोटिंग में तो अंतर है ना। देखिए, डायरेक्ट वोटिंग तो इस वक्त हो रही है, जो आप जिला पंचायत वाली बात कर रहे हैं, मैं मान रहा हूँ आपकी उस बात को, चलिए मैं मान रहा हूँ उस बात को, मैं मान रहा हूँ। दिल्ली में बैठे हुए को नहीं पता चलता, दिल्ली में बैठे हुए को नहीं पता चलता। टिकैत साहब सुनिए, आप तो सुनिए टिकैत साहब, आप तो पूरे देश में घूमते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं पूरे उत्तर प्रदेश में घूमता हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर से लेकर गाजियाबाद तक। आपको ऐसा लगता हो कि सिर्फ आप ही, और हमने आपको लगातार
जहां जहां आप भी गए वहां हम भी आपके साथ गए साहब। अब आप भी वैसी बात पूरी जगह जा रहे हैं आप, बिल्कुल जंगलों में भी आप कवर करते हो। मैं ये कह रहा हूं कि जिला पंचायत में क्या हुआ, हारे हुए कैंडिडेट को जीत के कागज दिए या नहीं दिए, चलो आप नहीं कहने के, लेकिन ये हुआ है। सरकार 15,000 वोट लेके गिनती पे साथ जाएगी, 15,000, और जो भी अपने आप को विपक्ष का मानता होगा वो 0 से शुरू होगा। और जो कागज जीत का कागज देना होता है वो तो सरकार को ही तो देना, तो कहाँ बहस करने की जरूरत है। इन्होंने कह दिया कि वोट मिले ना मिले सरकार हम बनाएंगे, सब संसाधन हमारे पास में है। चलिए टिकैत साहब देखिए तो भाई अगर देश के हालात ये हो रहे तो क्यों खामखा का चुनाव करवा रहे। ये हमने जिला पंचायत में देखा, हमने वैसे नहीं कह रहे कि किसी की कही हुई हम कह रहे, हमने जिला पंचायत में ये हालात देखे। जी चलिए देखिए टिकैत साहब, जो हारे हुए कैंडिडेट थे उनको कह दीजिए आपको सुबह ही मिल जाएंगे कागज। हाँ जी देखिए टिकैत साहब, देखिए हम तो आपको बड़ा संघर्षशील व्यक्ति मानते हैं, बहुत ज्ञानी ध्यानी महान व्यक्ति हम आपको मानते हैं। हाँ हम आपको मानते हैं बड़े, लेकिन आप तो संघर्षशील आदमी, और आपने तो अभी चुनाव जारी, अभी हथियार डाल दिया आपने तो। टिकैत साहब बताइए फिर क्या, फिर राकेश टिकैत का मतलब क्या रह गया? आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे चुनाव के बाद एक स्टेटमेंट आती है ईवीएम खराब थी टाइप। ना ईवीएम खराब नहीं रहने की, ईवीएम कहाँ हमने बताई ईवीएम खराब, ईवीएम नहीं बताई। हमने ये कहा कि जिला पंचायत में हमने देखा है, एक हापुड़ का कैंडिडेट था, उसका 4 करोड़ रुपए का नुकसान हो लिया। उसने कहा वोट तो देनी पड़ेगी, जे तेरा पूरा स्कूल टूटे जी, तेरा और नुकसान हो जाए, तो उसने हार फिर के फिर अपना वोट वही दे दी सरकार को ही। तो ये डराने धमकाने का, नुकसान करने का काम कर ले ये जी। तो हमने तो इनको सतर्क करें, हम तो इनको जानकारी दे, हमें गांव वाले देते हैं, हम इनको देते हैं, आपके माध्यम से देते हैं जी। लेकिन अपना भाई सतर्क रहो, तानाशाह सरकार देश में नहीं थी। चुनाव तो पहले भी होते थे, अब भी होते रहेंगे। चुनाव एक प्रक्रिया है, वो अगर ठीक उत्सव हो जाए तो कौन हारे कौन जीते, हमें तो आंदोलन करने, सरकार ए की बन जाओ या बी की बन जाओ। भाई हम तो ये जैसा कहते हैं, हम तो राजस्थान में भी गए ना, आप लोगों ने ही दिखाया कि किसी किसान की जमीन अगर 7 लाख रुपए के कर्जे में। मैं राजस्थान नहीं गया, मैं उत्तर प्रदेश में घूमता हूँ। उत्तर प्रदेश के जंगलों में जो आपने कहा सब जगह हम लोग जाते हैं, वहाँ लोगों से। अब आपकी तरफ बड़े आदमी नहीं ना राकेश टिकैत साहब, आप तो चले जाते हैं तेलंगाना, पश्चिम बंगाल। अब हम तो देखिए उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश को कवर करते हैं। तो चलिए अब राजस्थान की बात तो आप ही से सुननी पड़ेगी। नहीं जानता है आपका, बताइए। ये कहा कि जैसे ये कहते हैं ना कि किसी उसका, हम ये कह रहे कि किसी की भी सरकार बनो, किसी भी पार्टी की बनो, किसी भी विचारधारा की बनो, अगर वो कोई गलत पॉलिसी लेकर आएगी तो हमको उसको विरोध करना पड़ेगा देश को। भाई हमने तो कहा कि हरियाणा में भी और उत्तर प्रदेश में भी एक विचारधारा की पार्टी की सरकार है, लेकिन हरियाणा के अंदर बिजली का जो रेट है वो 15 रुपये हाउस पावर है, पंजाब में फ्री है, उत्तर प्रदेश में 175 है, 12 गुना महंगा है। तो ऐसा तो है नहीं कि योगी जी भाई खट्टर साहब बहुत कमजोर हो गए हो, बड़ा स्टेट है, बड़ी ताकत योगी जी के पास में है, लेकिन बिजली के रेट महंगे हैं। ऐसे ही एमएसपी गारंटी कानून है, भारत सरकार से कहा भाई इसको कानून बना दो, देश का किसान आधे रेट में अपनी फसल बेचता है। तो राकेश टिकैत साहब 1 लाख करोड़ रुपए का घोटाला है एमएसपी पे। जी बिल्कुल, ये आपने बड़े ज्ञानवर्धक बातें आपने बताई, लोगों ने का भी ज्ञानवर्धन हुआ होगा और हमारा भी ज्ञानवर्धन आपने किया ये तमाम आंकड़े बताकर। तो और खैर आपको बड़ी जानकारी इन तमाम आंकड़ों की बड़ी बारीकी से है। टिकैत साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात का जो जिक्र आपने किया, ये बात आज थोड़ी सी हैरान करने वाली थी कि जो राकेश टिकैत संघर्षशील दिखते हैं, आज वो राकेश टिकैत ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे उन्होंने हथियार डाल दिए हो कि साहब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। थोड़ा मध्यम मार्ग आप लेते हो आज दिखाई दिए, आपका शुक्रिया राकेश टिकैत साहब गंगा से बात करने। हम क्या भाई, हम क्या चुनाव लड़ रहे,
जी भाई चुनाव लड़ते तो संघर्ष करते, चुनाव लड़ने वाले करो भाई संघर्ष। जी जिसको चुनाव लड़ना चाहिए सारे काम ही हम करेंगे। जी जी हम तो आंदोलन मुद्दों पे करते हैं, चुनाव पर थोड़ा हम कर रहे हैं, हम तो बात बताते हैं इनको। अच्छा अच्छा अच्छा, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार जी ठीक है टिकैत साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो राकेश टिकैत साहब का आपने जो पूरा उन्होंने बात कही, पूरा ज्ञान आपने सुना, उन्होंने अपनी बात कही, लेकिन एक बात आज सचमुच हैरान करने वाली थी। जिस तरह से पूरी चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए दिखाई दिए, तो थोड़ी हैरान करने वाली और चुभने वाली ये बात जरूर थी। बात पूर्वांचल के महाभारत की, यूपी में मऊ सीट के चुनावी संग्राम पर सबकी नजर है। सवाल यह है कि मऊ का मुख्तार कौन होगा? जिस बाहुबली का इस सीट पर 1996 से कब्जा है, क्या उस बाहुबली ने सियासत से किनारा कर लिया है? यह सवाल सबके जहन में है, क्योंकि मऊ सदर सीट मुख्तार अंसारी का गढ़ रही है। लेकिन मुख्तार अंसारी इस बार यूपी की चुनावी रणभूमि में नजर नहीं आएंगे। जेल में बंद मुख्तार अंसारी की जगह उनका बेटा अब्बास अंसारी चुनावी मैदान में है। अब्बास अंसारी को ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने टिकट दिया है, जिनकी उम्मीदवारी पर जैसे ही सवाल उठे, ओम प्रकाश राजभर ने पलटवार किया कि अब्बास अंसारी कोई अपराधी नहीं है। अब्बास अंसारी की बात अगर आप कर रहे हैं तो संगीत सोम को उठा के देख लीजिए, आप सुरेश राणा को उठा के देख लीजिए, और हमारे सूबे के मुख्यमंत्री जब शपथ लिए तो इनके ऊपर भी तो आपराधिक मुकदमे थे। डिप्टी सीएम जब शपथ लिए तो इनके ऊपर भी तो आपराधिक मुकदमे थे। जब तक अदालत सजा न दे दे तब तक हमारे पास अधिकार नहीं है। ये चुनाव आयोग का विषय है कि कौन चुनाव लड़े कौन न लड़े, वो उसका विषय है। हमने टिकट दिया है, हम उनका प्रचार करेंगे, हमारा उनका संबंध है। भले ही मुख्तार अंसारी इस बार चुनावी मैदान में ना हो, लेकिन मुख्तार के बेटे पूरी ताकत से इस चुनाव को लड़ने की बात कह रहे हैं। अब्बास अंसारी ने जीत का दावा भी किया और प्रशासन पर आरोप भी लगाया। आप शासन और प्रशासन से पूछिए, मुश्किलों के बारे में आप सोचिए। हमारा काम है लड़ना और जनता हमारे साथ। मेरे सामने कोई नहीं है, मैं जनता के साथ उनके आशीर्वाद के साथ लड़ रहा हूँ। और लोकतंत्र है देश में, सामने अलग अलग दलों के अलग अलग प्रत्याशी चुनाव में दाखिल किए हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं और सब है। आप क्यों एक ही व्यक्ति विशेष का नाम लेते हैं? मैं आपको बता दूं, मऊ सदर सीट पर इस बार किस तरह का मुकाबला है, कड़ा मुकाबला है। भाजपा ने यहां से अशोक सिंह को मैदान में उतारा है। अशोक सिंह मुख्तार अंसारी के खिलाफ हत्या के केस में मुख्य गवाह भी हैं। ऐसे में सवाल खड़ा हो गया है कि अब्बास अंसारी क्या अपने पिता की सियासी विरासत को आगे बढ़ा पाएंगे, क्योंकि अशोक सिंह भी जीत का दावा ठोक रहे हैं। चुनाव लड़ा जाएगा, जनता चुनाव लड़ेगी, हम लोग अपील करेंगे, एकदम रुक जाएगा। छठवीं बार क्या अब उनका विजय रथ चलना है, उनका काम खत्म है। मुख्तार अंसारी का सरकारें मदद करती रही, इस नाते विधायक रहे ना, सपा बसपा की गवर्नमेंटें रहीं, वो सरकारें हमेशा उनकी मदद करती रही, तो तब उसके बाद विधायक होते थे। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूज्य योगी जी मुख्यमंत्री हैं, इसमें किसी माफिया की कोई दाल नहीं गलने। तो आपने देखा कि किस तरह से मऊ सदर सीट की अगर बात करें, हर बार ये सीट चर्चा में रहती है मुख्तार अंसारी की वजह से, लेकिन इस बार मुख्तार अंसारी नहीं बल्कि बेटा अब्बास अंसारी यहां पर प्रत्याशी है, सुभाषपा के टिकट पर प्रत्याशी है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सवाल उठाए, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने साफ कहा कि अब्बास अंसारी कोई अपराधी नहीं है। ये वार पलटवार का दौर लगातार जारी रहेगा और एक बार फिर से मऊ सीट का ये संग्राम दिलचस्प हो गया। तो बहरहाल आज बात को चुभेगी में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।